आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विकास का सही क्रम कौन सा है? ए सामाजिक शारीरिक मानसिक, बी शारीरिक मानसिक सामाजिक, सी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भावनात्मक, या फिर डी भावनात्मक सामाजिक शारीरिक। तो देखिए, आप लोग थोड़ा सा विवेक से काम लीजिए और बताइए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो विकास कहाँ से शुरू होता है? क्या उसके अंदर पैदा होती बुद्धि आ जाती है, या वो समाज के लोगों से घुल मिल जाता है, या वो उसके अंदर भावनाएं पनपने लगती हैं? बताइए। बच्चा आज 3 किलो का पैदा हुआ है और अगले 15 दिन में देखेंगे आप उसका वज़न बढ़ने लगता है। तो इस तरह से बच्चे में सबसे पहला विकास जो होता है वो शारीरिक होता है, उसके बाद बौद्धिक, फिर सामाजिक और फिर भावनात्मक। इस तरह ऑप्शन सी इज़ राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। वृद्धि यानी ग्रोथ से क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना है कि वृद्धि क्या है। वृद्धि ए दिया है गुणात्मक परिवर्तन है, बी व्यवहारात्मक परिवर्तन है, व्यवहार परिवर्तन, सी मात्रात्मक परिवर्तन, या फिर डी भावनात्मक परिवर्तन। तो देखिए, वृद्धि में सिर्फ आपका भार बढ़ता है, आपकी लंबाई बढ़ती है, आपकी ऊंचाई बढ़ती है, आपकी चौड़ाई बढ़ती है। तो ये आपकी मात्रा, आप पहले 3 किलो के थे, उसके बाद आप 5 किलो के हो जाते हैं, 7 किलो के हो जाते हैं। तो जो वृद्धि होती है वो जो है मात्रात्मक बढ़ती है, लेकिन जो आपका विकास होता है वो गुणात्मक होता है। इस बात को ध्यान रखिए। वृद्धि की सिर्फ बात किया है, तो वृद्धि में ग्रोथ जो है वो मात्रात्मक है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। सिर से पैर की ओर विकास को क्या कहते हैं? तो बताइए, सिर से पैर की ओर विकास को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सिफेलोकैडल। सिफेलोकैडल सिफेलोकैडल सिर से पैर की ओर विकास होता है। ऑप्शन बी इज राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? आपने पियाजे की 4 अवस्थाओं को पढ़ा होगा। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और फिर ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी चौथा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको डिटेल में देख लिया होगा। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूं तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। तो पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? यानी कि आप बच्चों को जब कोई चीज़ खेलने के लिए देते हैं, या कोई चीज़ बच्चों से अक्सर आप छुपा लेते हैं, तो बच्चा ढूंढते हुए उस चीज़ को बताता है कि यहाँ पे ये चीज़ है। वो नज़र से ओझल होने के बावजूद भी उसका अस्तित्व बना रहता है, वो चीज़ वो मांगता है। इसी को कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। तो ये चीज़ बच्चों में कब पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बच्चों में संवेदी गामक अवस्था में, यानी कि 0 से 2 वर्ष के बीच में, जब बच्चा 1.5 साल का, 2 साल से पहले पहले ये सीख जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में पाया जाता है? अमूर्त चिंतन, भाई देखो, अमूर्त चिंतन यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो सामने ना हो लेकिन उसकी कल्पना आप कर लें। ठीक है, कोई अवधारणा बना ले, कोई सोच, इमेजिनेशन। तो ये छोटा बच्चा तो करेगा नहीं, ये आगे की उम्र के लोग ही करेंगे। तो ये छोटे बच्चों में ये नहीं पाई जाती। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी औपचारिक संक्रियात्मक।
एक बार फिर से हम बता दें, अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में एक बार ज़रूर बता दें। प्रश्न नंबर 6, निकटतम विकास क्षेत्र ZPD का सिद्धांत किसने दिया? ए पियाजे ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी वाइगोत्स्की ने, डी स्किनर ने। तो सही जवाब हो जाएगा सी वाइगोत्स्की। ऑप्शन सी इज राइट। निकटतम विकास क्षेत्र का सिद्धांत दिया है ले वाइगोत्स्की ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि इंसाइट सिद्धांत किसने दिया? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो कोहलर महोदय ने दिया था। ऑप्शन बी इज राइट। अब अक्सर ये भी पूछता है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तो अक्सर ये पूछता है कि इसने किसने दिया? तो कोहलर ने दिया था। और किस पर ये प्रयास, ये थ्योरी जो है ये किस पर ये प्रयोग किया गया था? तो ये प्रयोग जो है बंदर चिंपैंजी सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया गया था। प्रश्न नंबर 9, बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत को किसने दिया? बिने ने दिया, बी स्पीयरमैन ने, सी गार्डिनर ने, या डी थॉर्नडाइक ने। तो सही जवाब हो जाएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हावर्ड गार्डनर ने दिया था। ऑप्शन सी इज राइट। जब बुद्धि की सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया था? साइमन बिने ने किया था। और द्विबुद्धि सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया था। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है? प्रश्न नंबर 10, सीखने की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है कब होती है? ए भय के वातावरण में, बी दंड के द्वारा, सी रुचि और अभिप्रेरणा से, डी रटने से। देखिए भाई, भय का वातावरण रहेगा तो वहाँ सीखने की कोई प्रक्रिया नहीं होगी, सिर्फ डर का माहौल बना रहेगा। और दंड देकर आप बहुत ज़्यादा मार पीट डांट के किसी को सिखा नहीं सकते। और रटने से भी मना किया गया है। रटने से भी कोई आप जिसको कहते हैं कि रचनात्मकता नहीं आएगी। तो ऑप्शन सी इज़ राइट, रुचि और अभिप्रेरणा। आपको जब किसी काम में बहुत ज़्यादा रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, तो आप उसे सीख लेंगे। या फिर कोई आंतरिक अभिप्रेरणा या बाह्य प्रेरणा आपको मोटिवेट करेगी, तब आप उसको सीखेंगे। अब जैसे अभी आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप मोटिवेट हैं कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद जब वैकेंसी आएगी तो मुझे एक सीट लेनी है और ज़िंदगी अपनी सहल होगी। तो ये आपके अंदर एक प्रेरणा है कि आप इसे सीखना चाह रहे हैं और आगे कामयाब होना चाहते हैं। तो कोई हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। तो आप ये सीखना चाहते हैं क्योंकि आप अभी प्रेरित हैं उस एक सीट के लिए। ऑप्शन सी इज़ राइट, रुचि और प्रेरणा। बाल विकास का अर्थ है ए केवल शारीरिक विकास, बी केवल मानसिक विकास, सी शारीरिक मानसिक सामाजिक व भावनात्मक विकास, डी केवल बौद्धिक विकास। तो देखिए, बाल विकास का अर्थ सिर्फ शारीरिक विकास नहीं है, बल्कि उसका मानसिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, उसका भावनात्मक विकास भी, यानी उसका सर्वांगीण विकास हो। समझ गए ना? बालक का विकास सर्वांगीण हो,
कोई एक पक्ष का विकास नहीं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सब होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन सी इज राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत सही है? ए, विकास रुक रुक कर होता है। बी, विकास निरंतर प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सी, विकास सभी में समान होता है। डी, विकास केवल बचपन में होता है। तो आप ऐसे ही इसको एलिमिनेट कर दें, विकास रुक रुक कर होता है। नहीं भाई, हम चाहे तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। सी, विकास सभी में समान होता है। नहीं, आप खुद देख लीजिए। आप अगर गणित में महारत हासिल है तो कोई प्लम्बरी में, कोई इलेक्ट्रिशियन में, तो कोई, सबका विकास अलग अलग। किसी का शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है, लंबा चौड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो विकास सबका समान नहीं हो सकता, और विकास केवल बचपन में नहीं होता। बचपन में ठीक है, छोटे में शारीरिक विकास हो गया, लेकिन बाकी सारे विकास जो होते हैं वो बचपन के बाद ही होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज़ राइट। विकास निरंतर प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इज़ राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था क्या है? तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही होंगे कि संवेदिक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 स्टेज हैं। तो इसमें पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष होती है, वो है संवेगात्मक अवस्था। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? तो सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? रट कर याद कर लेना, या दंड के डर से याद कर लिया जाए, या अनुभव के द्वारा, या किसी की व्याख्यान से। तो सबसे सटीक तरीका है सीखने का कि आप अपने अनुभव से और अपनी क्रिया से, यानी करके सीखें, अपने अनुभवों से सीखें और खुद करके सीखें। ऑप्शन सी इज राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए, पियाजे, बी, कोहलबर्ग, सी, स्किनर, डी, वॉटसन। तो बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग ने दिया है। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब नैतिक विकास की बात करेगा तो कोहलबर्ग होगी, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की बात होगा तो जीन पियाजे होगी। तो ऑप्शन बी इज राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है? ए, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, बी, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सी, सभी बच्चों को समान अवसर देना, या डी, कमज़ोर बच्चों को अलग रखना। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि सब बच्चों को समान अवसर दिया जाए। ऑप्शन सी इज राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, प्रेरणा का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है? प्रेरणा कई प्रकार की होती है, बाह्य प्रेरणा भी होती है, आंतरिक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, सकारात्मक प्रेरणा, दंडात्मक प्रेरणा। तो प्रेरणा का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है? तो प्रेरणा का सबसे अच्छा प्रकार जो है वो आंतरिक प्रेरणा है। जब हम अपने अंदर से, खुद से प्रेरित होते हैं तो वो प्रेरणा लंबे समय तक चलती है। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न नंबर 18, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत को हावर्ड गार्डनर ने दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि सिद्धांत, द्विबुद्धि सिद्धांत और बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत को हावर्ड गार्डनर ने दिया। ऑप्शन बी इज राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अधिगम का अर्थ है, अधिगम का क्या अर्थ है? अधिगम का अर्थ है सीखना, लेकिन उसकी परिभाषा क्या है? ए व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, बी व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, सी केवल याद करना, डी केवल अभ्यास करना। तो नहीं, अधिगम वो है कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ जाए। ऑप्शन बी इज राइट। प्रश्न नंबर 20, बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थक कौन है? तो बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थक जो है वो रूसो है। ऑप्शन बी इज राइट। प्रश्न नंबर 21, विकास का अर्थ है? तो विकास क्या गुणात्मक होता है या मात्रात्मक? मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास जो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। प्रश्न नंबर 22, बाल विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले कारक हैं? तो बाल विकास को प्रभावित कौन करता है? केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, या दोनों, या फिर डी शिक्षा? तो देखियो, हमारे बालक का विकास जो है वंशानुक्रम, जैसे उनके माता पिता होंगे, शारीरिक विकास बुद्धि कुछ उस प्रकार की होगी, और बहुत अधिक प्रभाव हमारे विकास पे वातावरण का भी पड़ता है। अगर जगह से अफ्रीका में पैदा होंगे तो कलर कुछ होगा, ऑस्ट्रेलिया में पैदा होंगे तो कुछ होगा, और इसी तरह जिनके यहाँ पढ़ने लिखने का माहौल है वहाँ के बच्चे, डॉक्टर के बच्चे अक्सर डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर, तो उनको वैसा वातावरण मिलता है। तो ये दोनों ही सही है, वंशानुक्रम और वातावरण बालक के विकास पर दोनों का असर पड़ता है। ऑप्शन सी इज राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो ये है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक 11 से 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 24, बच्चों में आत्म केंद्रीयता इकोसेंट्रिज्म किस अवस्था में पाई जाती है? तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। अहम केंद्रित होता है, यानी उसे सिर्फ अपनी ही बात सही लगती है, दूसरे की बात वो न सुनने को तैयार है न मानने को तैयार है। नहीं, ये करना है तो ये करूँगा, स्वार्थी होता है, सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है। तो ऐसा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसको आप पाएंगे ऐसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, सीखने का नियम, प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? तो ये पावलाव से संबंधित है। सॉरी, सीखने का नियम यानी कि प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? तो ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। किससे? थॉर्नडाइक से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, कक्षा में बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ है? तो कक्षा में बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ है कि हमारी शिक्षा का जो केंद्र बिंदु हो वो विद्यार्थी हो, यानी विद्यार्थी उसमें सक्रिय हो। ऑप्शन सी इज राइट। विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी हो। भाई अगर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण होगा तो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा तो भी कोई फायदा नहीं, केवल परीक्षा केंद्रित हो वहाँ कोई फायदा नहीं। जब विद्यार्थी सक्रिय होगा और भागीदार होगा तब शिक्षा का कोई महत्व है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो आंतरिक रुचि जो है प्रेरणा का सबसे अच्छा, सबसे उत्तम स्रोत है। ऑप्शन सी इज राइट।
अगला प्रश्न नंबर 28, बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है? तो बुद्धि परीक्षण का जनक जो है बिने को माना जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। लेकिन बुद्धि परीक्षण तो बिने ने दिया है, लेकिन द्विक कारक बुद्धि स्पीयरमैन ने और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 29, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बिने ने, बी गार्डनर ने, सी स्पीयरमैन ने, डी थॉर्नडाइक ने। तो द्विकारक सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है और लास्ट, सीखने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो सीखने की सबसे अच्छी विधि अनुभव आधारित सीखना, यानी अपने अनुभव से करके सीखना। ऑप्शन सी इज राइट। तो बताइए 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।